बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। एक मरतबा फिर आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में खुश आमदीद। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में आपको याद होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। आज हम पार्ट नंबर 2 विद रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। सबसे मेजर और बड़ा फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के किस किस पार्ट्स के इन्वॉल्व हैं, हम वो सारे डिस्कस करेंगे और उन हार्मोन्स के क्या क्या नाम हैं। सबसे पहला हार्मोन जो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में अपना एक अहम रोल अदा करता है वो एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको पता है ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो होता है ये किडनी के पास मौजूद होता है, किडनी के साथ अटैच होता है। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज द सोडियम आयंस रीअब्जॉर्प्शन, और इसका मेजर काम क्या होता है, सोडियम आयंस की को रीअब्जॉर्ब करवाना। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है किडनी से, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स से रीनल ट्यूब्यूल्स जहाँ जिनको कहते हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर से जब सोडियम आयंस पास होके बाहर जाना चाह रहे होते हैं, तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स से सोडियम आयन जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। वो कुर्बानी पोटाशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस को देनी पड़ती है। यानी पोटाशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस सोडियम आयंस से रिप्लेस होते हैं, और सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेट इफेक्ट इज़ द रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस इन द बॉडी। तो ओवरऑल जो है जितना फिल्टर होता है सोडियम आयंस किडनी से, उतना एक्सक्रीट नहीं होता, बल्कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जिस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी का इस तरह मेंटेन रहता है। अच्छा, दूसरा बड़ा हार्मोन है एडीएच, उसे कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ए इंक्रीज इन प्लाज्मा osmolality स्टिमुलेट द hypothalamus टू रिलीज द एडीएच। एडीएच इफेक्टिवली इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। हर किसी के अपने अपने काम्स हैं और अपने अपने फंक्शंस हैं, और हमारी बॉडी से रोज़ाना जो है वाटर की काफ़ी अमाउंट फ़िल्टर होती है किडनी के ज़रिए, लेकिन सारी की सारी वाटर जो है, वाटर की अमाउंट जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाती। अब इसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, वो है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल से इंक्रीज करते हैं, और एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस समझ में आ गए होंगे, और दोनों की एक्सक्रीशन प्लेसमेंट भी डिफरेंट है। एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और एडीएच जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जी, नेक्स्ट जो हार्मोन्स हैं, रेनन एंजियोटेंसिन्स। secretion of aldosterons is controlled by renin-angiotensin system। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन ये फरमान जारी करता है कि वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे? वो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये पैगाम भेजता है कि तुमने एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करने हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू फॉल इन ESF वॉल्यूम इज सेंसिस बाई जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ नेफ्रॉन। जिसने बायो के अंदर किडनी के फंक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर पड़ी होगी, तो उसको ये भी पता होता है कि हमारी किडनी में जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, और हमारी बॉडी के उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि और वो नेफ्रॉन जो हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो होता है वो रेनन सिक्रीट करता है। और रेनन जो है ये
टेंसिनोजिन पे काम करता है। एंजियोटेंसिनोजिन जो है एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करता है, फिर ये एंजियोटेंसिन 2 के अंदर चेंज हो जाता है। आगे हम डायग्राम में ये सारी तरतीब आपको समझाएंगे कि ये किस तरह सक्रीट होते हैं और कौन कौन से हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इनको कन्वर्जन के अंदर और सक्रीशन के अंदर, विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन्स। इसका मतलब ये है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है वो ये चीज़ ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती को फील कर रहा होता है और उसके बदले में ये रेनिन सक्रीट करता है, और रेनिन जो है ये जाके एंजियोटेंसिनोजिन्स के ऊपर काम करता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन पे काम करता है, ये एंजियोटेंसिनोजिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये एक अलग कहानी है, ये आगे जाके हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है एंटेंसिनोजिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करता है, और फिर ये एक एंजाइम होता है जो हमारे लंग से सक्रीट होता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर चेंज कर देता है, और एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये पैगाम देता है कि वो एल्डोस्टेरॉन सक्रीट करे, और इस तरह एल्डोस्टेरॉन सक्रीट होता है। और इस तरह इसका मतलब ये है कि एक पूरा रब्त है, एक रिलेशन है रेनिन में, एंजियोटेंसिन में और एल्डोस्टेरॉन तीनों हार्मोन्स के अंदर, और तीनों मिलकर सोडियम आयंस की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सोडियम आयंस की अगर रेगुलेशन कंट्रोल हो रही होती है तो डेफिनेटली सोडियम आयंस का ताल्लुक वाटर के साथ भी है, तो इसमें ADH जो है वो वाटर को साथ में कंट्रोल कर रहा होता है। इसका एल्डोस्टेरॉन का ताल्लुक फिर ADH के साथ बनता है। तो चारों हार्मोन्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन्स और ADH जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम आयंस और वाटर जो है वो रेगुलेट होते रहते हैं। जी, एक नेक्स्ट हार्मोन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं ANH या ANF, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, या हार्मोन्स भी कह देते हैं फैक्टर की जगह पे। ठीक है जी, फैक्टर लगाएंगे तो F लगा लेंगे, हार्मोन लगाएंगे तो H लगा लेंगे। ANF जो होता है ये 28 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल एक पेप्टाइड होता है, और ये हमारे हार्ट की आर्टरीम से प्रोड्यूस होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? इन द रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड हाई साल्ट इनटेक। जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू होता है, यह ज़्यादा क्यों होना शुरू होता है, समटाइम्स साल्ट का इंटेक बढ़ जाता है। जब साल्ट का इंटेक बढ़ेगा तो ANH जो है इस साल्ट के इंटेक की वजह से जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है इसको नॉर्मल पोजीशन पे लाता है। लेकिन ये नॉर्मल पे कैसे लेके आएगा? जैसे ही इसको फील होता है हार्ट को कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा हार्ट ANF सक्रीट करना शुरू कर देता है, और वो ANF सीधा जाता है किडनी के पास, और वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से मुराद ये है कि सोडियम आयंस की अब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, फिर वो वाटर और जो सोडियम आयंस है हमारी बॉडी से सक्रीट ज़्यादा होंगे, अब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन ये सक्रीशन के लिए हुक्म देता है ANF जो हमारे हार्ट से रिलीज होता है। सोडियम एक्सक्रीशन और यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। ANF अपोजेज द एक्शन ऑफ रेनिन, डेफिनेटली रेनिन और एल्डोस्टेरॉन तो रीअब्जॉर्प्शन को तरजीह दे रहे होते हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन ANF जो है वो सक्रीशन पे काम ज़्यादा कर रहा होता है। तो इस तरह ये सारे हार्मोन्स मिलकर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और हमें ये भी पता है हमारी बॉडी में 2 मेजर ही आयंस हैं, मेजर आयंस और भी हैं, जिसमें सोडियम आयंस है जो ESF का एक मेजर आयन है, और क्लोराइड आयंस, और पोटाशियम आयन जो है ये ISF इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एक मेजर आयंस है।
It is important to realize that sodium anions are confined to extracellular fluid and retention water in ESF is directly related to osmotic pressure of these ions. ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी का हमारी सेल के अंदर और सेल से बाहर जो मेंटेन रहता है वो सोडियम और पोटाशियम आयंस की वजह से ESF में और इंट्रासेलुलर के अंदर पोटाशियम आयंस की वजह से ये ऐसा रेगुलेट होता रहता है। अच्छा जी, ये हमने कुछ डायग्रामेटिक शो किया है उन्हीं चीज़ों को जो हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि ANH जो हमारे हार्ट से सिक्रीट होता है और हार्ट से ये किडनी की तरफ आता है। जब किडनी पे आएगा तो ये सोडियम आयंस की सिक्रीशन बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही दोबारा हम एक पूरी डायग्राम समझाने लगे हैं एल्डोस्टेरॉन तक कि एल्डोस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है। हमने कहा था जी रेनिन जो है हमारी किडनी से सिक्रीट होता है। वो कहाँ से सिक्रीट होता है? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से सिक्रीट होता है रेनिन। हमारे किडनी पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनो जिन के पास जाता है। वो कहाँ से सिक्रीट होता है? वो हमारे लीवर से सिक्रीट हो रहा है। फिर रेनिन एंजियोटेंसिनो जिन पे काम करता है तो एंजियोटेंसिन 1 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 वो कहाँ से आ रहा है? वो बेसिकली हमारे लीवर से ही आ रहा है। तो लीवर से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? वो रेनिन है। टेंसन जो है वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर चेंज होता है, लेकिन इसको चेंज होने के लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत है। वो एंजाइम लंग से आता है। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है ये जाता है किडनी के पास, एड्रिनल ग्लैंड्स के पास, और इन्हें हुक्म देता है कि एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे। एल्डोस्टेरॉन जो है ये चले जाते हैं फिर दोबारा अपने किडनी के पास और किडनी के अंदर जाके वाटर की रीएब्जॉर्प्शन और सोडियम रीएब्जॉर्प्शन पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। हमने दोनों के फंक्शन अलग अलग बता दिए थे आपको कि एल्डोस्टेरॉन किसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और जो है दूसरे हार्मोन जो है ADH जो है वो किसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर ADH या सिक्रीट होगा तो ADH जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के हवाले से हमने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि सोडियम और पोटाशियम आयन जो हैं इनका फंक्शन क्या है। ये हमने मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे इनको पेश किया है आपके सामने। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सोडियम आयन चीफ कैटायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। अबाउट 50% सोडियम जो है प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, 40% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और 10% सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पहली बात तो यह है कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की एसोसिएशन में रहता है। इसका मतलब उनको बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को। और हमारी बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करने में भी अपना अहम रोल अदा कर रहा होता है। सोडियम जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, मसल इरिटेबिलिटी और सेल परमिएबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोज ग्लैक्टोज की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है और हमारे हार्ट बीट को मेंटेन रखता है। डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें वैसे डेली 5 to 10 ग्राम पर डे सोडियम क्लोराइड एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है, और ये हम मुख्तलिफ सोर्सेस से ले रहे होते हैं। फूड के ज़रिए आ रहा होता है हमारे पास, हम इसके अलावा वाटर जो ड्रिंक करते हैं उसके ज़रिए इसके कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में जा रही होती है। ये दो ही मेजर सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में। या फूड के ज़रिए जाता है, फूड में तो डेली की बुनियाद पे वैसे भी जो हम चीज़ें खाते हैं कुदरती तौर पे एक साल्ट होता है, एक वैसे भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको साल्ट फार्म के अंदर। एब्जॉर्प्शन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इसकी होती है और
प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है जी। किडनी मेजर रूट है सोडियम एक्सक्रीशन का। 8 ग्राम सोडियम पर डे फिल्टर होता है, लेकिन 8 ग्राम पर डे जो फिल्टर होता है वो सक्रीट नहीं होता, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वो अभी हमने बता दिया। उसको रीअब्जॉर्ब कौन करवा रहा होता है? एल्डोस्टेरॉन एक मेजर हार्मोन है जिसको रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है। अच्छा, स्वीट्स के ज़रिए, पसीने के ज़रिए भी हमारी बॉडी से वैसे निकल जाता है काफ़ी सोडियम आयंस। इस वजह से गर्मियों में ज़्यादा सोडियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है इनटेक के लिए। और इसके लिए जो डिजीज़ स्टेट्स हैं वो नेट्रीमिया है और हाइपर नेट्रीमिया है। नाइट्रियम सोडियम को कहते हैं, हाइपो लो के लिए, हाइपर ज़्यादा के लिए। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है कि सोडियम लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाता है, उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपोनेट्रीमिया may occur due to the diarrhea, vomiting, chronic renal diseases, adrenocorticals inefficiency की वजह से, जिसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से ये सोडियम आयन जो है हमारी बॉडी से कम हो सकते हैं। और हाइपर में जो है वो ज़्यादा हो जाता है सोडियम, सीरम के अंदर सोडियम लेवल वो ज़्यादा इस वजह से मोस्टली होता है कि हम ज़्यादा सम टाइम जो है सोडियम क्लोराइड इनटेक कर रहे होते हैं। पोटाशियम ESF का मेजर कैटायंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सोडियम और पोटाशियम आयंस एक बैलेंस रहना चाहिए। पोटाशियम मेंटेन करता है इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ये भी एसिड बेस जो सेल के अंदर एसिड बेस है उनको जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। अच्छा जी, फिर जो एंजाइम पायरुवेट काइनेज होता है वो भी कहते हैं पोटाशियम आयंस पर डिपेंड करता है, उनकी एक्टिविटी जो है वो पोटाशियम आयन पर डिपेंड करती है। पोटाशियम आयन होना बहुत ज़रूरी है। फिर पोटाशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और एडिक्यूट इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो है वो बायोसिंथेसिस प्रोटीन्स बाय राइबोसोम्स के जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। और हमें 3 to 4 ग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हम मुख्तलिफ फ्रूट से जो है पोटाशियम आयंस को इनटेक कर रहे होते हैं, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पोटैटो, बीन्स, चिकन, लीवर्स, ये चीज़ें जो हैं पोटाशियम आयंस का हमारे लिए सोर्स हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ज़रिए जो है ये अब्जॉर्ब होता है। और very little is lost through feces. However, subject with diarrhea and good proportions of potassium is lost in feces plasma. Potassium's concentration of potassium is 3.4 to 5 milliequivalent per liter. Whole blood contain much higher level of potassium ions since it is predominantly an intracellular cation. एक्सक्रीशंस के हवाले से अगर बात करें तो पोटाशियम मेनली एक्सक्रीटेंट हो यूरिन, डेफिनेटली यूरिन के ज़रिए मेजर पोर्शंस का सक्रिएट होता है। सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन से पोटाशियम आयंस की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। डिसीज स्टेट्स के अंदर सीरम पोटाशियम कंसनट्रेशन मेंटेन विद इन द नैरो रेंज, आइदर हाई और लो कंसनट्रेशन आर डेंजरस सिंस पोटाशियम इफेक्ट द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स। इसमें भी हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया दो स्टेट्स होती हैं। हाइपोकैलेमिया में पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो सकती है और हाइपरकैलेमिया में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, ये दो स्टेट्स हैं डिज़ीज़ की। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा और आसान भी लगा होगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने